नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की हाई स्टोरी और हमारा अध्याय 4 है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। उसका लेक्चर नंबर 4 आज हम लोगों को पढ़ना है। लेक्चर 1, 2, 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज लेक्चर 4 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे देखते हैं। हम वन विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, बस्तर के लोगों के भय और विद्रोह की शुरुआत, ये हमें पढ़ना है। लेक्चर 1, 2, 3 में हम लोग काफी कुछ जान चुके हैं। लेक्चर 3 में हम लोगों ने यह भी जाना कि किस प्रकार से जब कानून आता है तो खेती किस प्रकार से प्रभावित होती है, शिकार के लिए किस प्रकार से लोगों को रोका जाता है, किन किन पे पाबंदी लगाई जाती है, सारी बातें हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर्स में जानी है। ये एक इंटरलिंक, एक कनेक्शन बिठाने के लिए मैंने आपको कुछ पहले की बातें बताई है। अब जो आज हमारा मेन टॉपिक है वो है वन विद्रोह के बारे में। ठीक है, रिबेलियन जो फॉरेस्ट में, जंगलों में क्या है, जो विद्रोह हो रहा है। और विद्रोह किसके खिलाफ है? सरकार के खिलाफ है। और सरकार किसकी है? ब्रिटिशर्स की है। औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ लोग विद्रोह कर रहे हैं। और वन विद्रोह क्यों? क्योंकि जंगलों में जिस प्रकार से जो नीतियां सरकार ने लगाई है कि भाई ये फॉरेस्ट रिजर्व रहेंगे, ये आरक्षित जंगल रहेंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सरकार के लोग जा पाएंगे, जो गांव के लोग हैं वो नहीं जा पाएंगे। इन नीतियों के कारण क्या करा गया है, ये लोग विद्रोह करेंगे। ये जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, और जंगल में रहने वाले लोग कौन हैं? मुख्यतः कौन होते हैं? आदिवासी समुदाय के लोग होते हैं, ट्राइबल्स होते हैं। वो ट्राइबल समुदाय के लोग क्या करते हैं? अंग्रेजों के खिलाफ क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं। अब हम एक एक के बारे में जानते हैं और हम जो सबसे इंपॉर्टेंट जो विद्रोह है, बस्तर का विद्रोह, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए, संथाल परगना, सिद्धू और कानू। देखिए, संथाल परगना, परगना का मतलब क्या होता है? कुछ गांवों को मिलाकर के जो समूह बनाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परगना कहते हैं। तो परगना क्या हो गया? कुछ गांवों को मिलाकर के जो समूह बनाया गया है वो है परगना। संथाल, ये मैंने आपको रीजन दिखाया, ये जो रेड रेड पोर्शन में दिख रहा है ये क्या है? संथाल परगना है। यहां से दो लीडर देखने को मिले, सिद्धू और कानू। अब ये आपको मैं आगे इमेज दिखाऊंगा दोनों की, सिद्धू की और कानू की। उसके बाद छोटा नागपुर, झारखंड वाला जो इलाका है, वहां पे बिरसा मुंडा जी एक बहुत बड़े आदिवासी नेता और भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन में आजादी के समय में इनका एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। और जब आप झारखंड छत्तीसगढ़ की तरफ जाएंगे तो एक मतलब देवता के रूप में, लोक देवता के रूप में भी लोग बिरसा मुंडा जी को वहां पे मानते हैं, पूजते हैं। आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू जी के बारे में आप क्लास 10th में जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा भारत में राष्ट्रवाद, उसमें आप लोग इनकी कुछ कहानियां पढ़ेंगे। एक इंटरेस्टिंग कहानी है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे, अल्लूरी सीताराम राजू जी के बारे में। और 4 जुलाई को इनका जन्मदिन आता है। 4 जुलाई को, अब भी 4 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आंध्र प्रदेश में इनका एक स्टेचू, एक प्रतिमा का अनावरण करा है। मतलब वहां पर प्रतिमा बनवाई है किसकी? अल्लूरी सीताराम राजू जी। ये सभी क्या है? सभी किसी ना किसी आदिवासी समुदाय से जुड़े हुए हैं और अपने जंगलों को, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए अंग्रेजों से क्या है? लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये दर्शाना चाहते हैं कि हम कमजोर नहीं है। और ये जो जंगल है ना, जंगल सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के लिए एक व्यापार का साधन हो सकता है, पर ये जंगल हमारे लिए क्या है? जीवन है, हमारी लाइफ लाइन है। इनसे हमें सब कुछ मिल रहा है, हमें खाने पीने को यहाँ मिलता है, हमें रहने के लिए जगह यहाँ पे मिल रही है। पूरा का पूरा जो जीवन है वो हमें यहाँ पे बिता रहे हैं, हम इतने समय से बिता रहे हैं। तो ये जंगल हमारा जीवन है, हम इस जीवन को नहीं मिटने देंगे, नहीं खत्म होने देंगे। और जो इनका संघर्ष है, इन्होंने जो संघर्ष किया अपने समुदायों के लिए, अपने देश के लिए और अपने जंगलों को, अपनी प्रकृति मां को बचाने के लिए, उस संघर्ष को आज भी याद किया जाता है। जब आप इन एरियाज में जाएंगे तो वहां पे लोकगीत, लोक कथाओं में इनको क्या है? आज भी लोग बहुत मान सम्मान, आदर सत्कार के साथ याद करते हैं। उनको लोग देवता के रूप में पूज रहे हैं कि नहीं नहीं, इन्होंने देखो हमारे जंगलों को बचाया, हमारी प्रकृति को बचाया। लड़ते लड़ते मर गए, शहीद हो गए देश के लिए, अपने जंगल जमीन को बचाने के लिए, अपने समुदायों के लिए, परंतु हार नहीं मानी, अंग्रेजों के आगे घुटने नहीं टिकने दिए। ओके, यह है सिद्धू और कान्हू जी, ओके, यह है बिरसा मुंडा जी और यह है अल्लूरी सीताराम राजू जी। ठीक है, जो तीनों का स्टेचूज हैं, जो प्रतिमा है, वो मैंने आप लोगों को दर्शाई है और बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। जब आप झारखंड छत्तीसगढ़ की तरफ जाएंगे तो ये बहुत लोकप्रिय है सभी के सभी। अब जानते हैं बस्तर के लोगों के बारे में। देखिए, 1910 में बस्तर में वन विद्रोह होता है। बस्तर में क्या होता है? वन विद्रोह होता है। वन विद्रोह काफी जगह हुआ है भारत में, ऐसी बात नहीं है कि यही है। तो पर बस्तर का जो है वो हमारे कोर्स में दिया हुआ है, हमें उस पढ़ना है। हम यहाँ पर देखिए, वन विद्रोह भी क्या है? 2 भागों में पढ़ेंगे। एक भारत में किस प्रकार से हुआ है और एक पढ़ेंगे जावा इंडोनेशिया की तरफ, जहां पे जावा इंडोनेशिया में किसका राज चल रहा था? डच जो है, जो नीदरलैंड के लोग हैं, उनका राज चल रहा था। वो किस प्रकार से अपनी जो शासन नीति है उन लोगों पे
थोपते हैं और किस प्रकार से उनके ऊपर शोषण जुल्म करते हैं और वो किस प्रकार से विरोध करते हैं, विद्रोह करते हैं, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। पर अभी हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे किस प्रकार से अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने यहाँ के जंगलों का शोषण करा, उनको वहां के लोगों के ऊपर जुल्म ढाया। अब विशेष करके हम बस्तर की पढ़ रहे हैं 1910 की। अब बस्तर को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हम इसकी जो ज्योग्राफिकल, जो भौगोलिक स्थिति है वो जानेंगे। ओके, भौगोलिक स्थिति जानने के बाद हम इसकी सामाजिक स्थिति जानेंगे कि कौन कौन से समाज यहाँ पे रह रहे हैं, कौन कौन से आदिवासी समुदाय यहाँ पे रहे। तो भौगोलिक स्थिति और सामाजिक स्थिति हम लोग बस्तर की सबसे पहले जानते हैं। बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ है। तो बस्तर कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। ये जो ब्लू वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या है? बस्तर का पार्ट है। फिर देखिएगा, एक एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। दक्षिणी छोर पर, दक्षिणी छोर मतलब साउथ वाला पार्ट, यहां पर क्या है? आंध्र प्रदेश है। अब तो इधर तेलंगाना भी है और कुछ पार्ट में थोड़ा सा आंध्र प्रदेश भी टच हो रहा है, पर पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पूरा एक ही था 2014 से पहले। तो इन्होंने कहा है कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। अब उड़ीसा की तरह पूर्व की जो साइड है उधर आ जाएगा उड़ीसा, और पश्चिम की साइड यहाँ पे महाराष्ट्र की सीमाएं भी इससे लगी हुई हैं। तो आपको बस्तर की पूरी जो ज्योग्राफिकल भौगोलिक स्थिति है वो मैंने आप लोगों को समझा दी कि बस्तर कहां पर है, यहां पर है। और इसके बाद दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश या तेलंगाना भी लिख लीजिए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इधर महाराष्ट्र और उधर उड़ीसा से टच करा हुआ है। ओके, ये पूरा छत्तीसगढ़ का मैंने जो स्थिति वो आपको दिखाई बस्तर की। बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी है, और इसका जो केंद्रीय भाग है, जो सेंट्रल पार्ट है, वो क्या है? पठार का भाग है। पठार या प्लेट्यूज क्या होते हैं बच्चा? देखिए, इस प्रकार का शेप होता है, मतलब वो ऊपर उठे हुए होते हैं, पर ऊपर जाकर के वो एक थोड़ा सा समतल, बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, तो वो होते हैं। पहाड़ क्या होते हैं? पहाड़ इस प्रकार से होते हैं, उनकी चोटियां होती है, पीक होती है पहाड़ों की। ओके, तो वो जो बीच वाला भाग है वो पठारी भाग है। इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। अब देखिए, अब इसके जब ये पठार है, इसके उत्तर में जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर मैदान, ठीक है, जो प्लेन एरिया है, जो मैदान है वो देखने को मिलेंगे। और दक्षिण में जब आप आएंगे इन पठारों के, तो गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है, और गोदावरी नदी के प्लेन्स है, गोदावरी नदी के जो आसपास वाला एरिया है उसे कहा गया है। तो गोदावरी नदी भी बह रही है और उसके आसपास का जो एरिया है वो, तो लोकेशन बहुत बढ़िया है। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। अब जो इंद्रावती नदी है पूर्व से पश्चिम, ये पूर्व है और उधर पश्चिम है, इधर से बहती हुई गोदावरी में आकर के मिल जाएगी। किस में मिलेगी? गोदावरी में। तो गोदावरी की ये क्या है? सहायक नदी है। सहायक नदियां वो होती हैं जो छोटी छोटी नदी हैं और वो बड़ी नदियों में जाकर के मिल जाती हैं, और फिर बड़ी नदियां या तो हमारे अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में जाकर करके गिर जाती है। ओके, तो ये जो इंद्रावती नदी है वो किस में मिल रही है? गोदावरी नदी में। और इंद्रावती नदी कहां से बह रही है? जो बस्तर के पठार है वहां से बह रही है, और पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ बह करके गोदावरी में मिल जाती है और फिर वो गिर जाती है। बस्तर में मरिया, मुरिया, गोंड, धुरुआ, भद्रा, हलवा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। देखो, अब यहां तक आ जाओ। इंद्रावती नदी तक क्या था? भौगोलिक स्थिति थी, ज्योग्राफिकल जो कंडीशन थी ना वो सारी की सारी बता दी कि बस्तर कहां पर है, उसके दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, पठार कहां पर है, और नदी कौन कौन सी है। गोदावरी उसके दक्षिण में है, फिर पूर्व से पश्चिम में इंद्रावती बह रही है। ये पूरी भौगोलिक कंडीशन, भौगोलिक स्थिति मैंने आपको बिल्कुल एग्जैक्टली क्या कर दिया? क्लियर कर दिया। अब आते हैं सामाजिक स्थिति पे। सामाजिक स्थिति में मरिया, मुरिया, गोंड, धुरुआ, भद्रा, हलवा, ये है क्या? ये आदिवासी समुदाय। ये सब के सब क्या है? आदिवासी समुदाय हैं जो उस एरिया में रहते हैं। अलग अलग जबानें बोलने के बावजूद इनके रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे थे। ये अलग अलग भाषा बोलते होंगे, अलग अलग बोलियां बोलते होंगे, ठीक है, इनकी जबान अलग अलग होंगी, पर इनके रीति रिवाज और इनका विश्वास एक था। इनके रीति रिवाज और इनके विश्वासों में क्या आता है? ये विश्वास करते थे प्रकृति पर। इनके रीति रिवाजों में था प्रकृति की पूजा करना, नदियों की पूजा करना, पहाड़ों की पूजा करना, पेड़ों की पूजा करना, जमीन की पूजा करना, धरती की पूजा करना, सूर्य देव की पूजा करना। ये इनके रीति रिवाज थे, ये इनके विश्वास थे। इनका ये मानना था हमें जो कुछ दिया है वो इस धरती माँ ने दिया है, हमें जो कुछ दिया है इस प्रकृति ने दिया है, हमें जिसकी पूजा करनी हो, किसकी करनी है? प्रकृति करनी है। इसलिए मैंने शुरुआत में ही आते कहा था कि अंग्रेजों के लिए ये जो जंगल है एक व्यापारिक जगह बन सकती है कि सिर्फ व्यापार करने के लिए इस्तेमाल करें, पर यहां पर जो आदिवासी समुदाय रह रहे हैं उनके इमोशंस इन जंगलों से जुड़े हुए थे, भावनाएं जो है वो इन जंगलों से जुड़ी हुई थी। ये जंगल उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक व्यापार का केंद्र नहीं बल्कि उनके लिए जीवन था। ओके, तो वो रीति रिवाज और विश्वास हमें देखने को मिलता है। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गांव को उसकी जमीन धरती मां से मिली है और बदले में वे प्रत्येक खेती और त्योहार पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही क्या कहा कि जो
अंग्रेज है, उनके लिए जो जंगल है ना वो क्या है, एक व्यापार का केंद्र हो सकता है, पर इनके लिए वो इमोशंस है, वो जंगल इनके लिए जीवन है। तो ये कहते हैं कि हमें जो कुछ मिला है ना वो धरती माँ से मिला है। हर एक जो गांव है उनको जो जमीनें मिली है वो धरती माँ से मिली है, और वो धरती माँ को क्या, जब भी कोई फसल होती है, कोई नया फल कुछ भी आता है, वो धरती माँ को समर्पित करते हैं, धरती माँ को अर्पण करते हैं। मैंने क्या कहा, ये जो पूजा करेंगे प्रकृति की पूजा करते हैं। ये किसको अपना मानते हैं, प्रकृति को अपना मानते हैं। पेड़ों की पूजा करेंगे, नदियों की पूजा करेंगे, पहाड़ों की पूजा ये लोग करते हैं। धरती के अलावा नदी, जंगल, पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं। तो नदी की, जंगल की, पहाड़ों की, सबकी पूजा करते हैं। और जैसे यह मैंने आपको तस्वीर दिखाई है कि एक पेड़ की यहाँ पे पूजा हुई है, ये भारतीय संस्कृति का रहा है, काफी समय से क्या है, पेड़ों की इनकी पूजा करी गई। वो उसके पीछे एक लॉजिक ये भी दिया जाता है और कहा जाता है कि इसलिए था कि हम पेड़ों को बचा सके। देखिए अब आज इतना लोगों ने साइंस पढ़ ली, इतना सब कुछ कर लिया कि भाई देखो पेड़ हमारे लिए इतना जीवन में जरूरी है, ये है वो है, ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, फिर भी नहीं है। पर एक जब विश्वास होता है कि नहीं, ये पेड़ भगवान का स्वरूप है, ये पेड़ हमें जीवन दे रहा है, तो हम उसकी पूजा करते। तो उन पेड़ों को बचाने का एक यही रास्ता था जो वो लोग जानते थे। और सच में हमें जो कुछ दे रहा है वो हमें प्रकृति दे रही है, हमें उस प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, उस प्रकृति के प्रति हमें समर्पित होना चाहिए कि हमें जो कुछ मिल रहा है वो इस नेचर से, इस प्रकृति से मिल रहा है, और ये प्रकृति हमारी माँ है, तो हमें इसे बचा करके रखना चाहिए, जो कि ये आदिवासी समुदाय के लोग कर रहे हैं। ये लोग इन समुदायों के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते हैं। अब देखो, अभी जितने भी गांव हैं, हर गांव के पास, एक जंगल में जो भी गांव हो, उनके पास अपनी अपनी जमीन है। अब इनको पता है कि मेरी इतनी जमीन है हमारे इस गांव की, तो वो जितनी भी संपदा उसमें जो आती थी उसी का इस्तेमाल करते थे। कोई किसी प्रकार की चीटिंग वीटिंग नहीं कि इधर से थोड़ा सा बढ़ा करके इधर वाला ले लिया, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं, बेईमानी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल शुद्धता है कि ये हमारा गांव की जमीन है, इसमें जितना भी संसाधन, जितनी भी संपदा होगी वो हमारी है, और बाकी देखो दूसरे वाले की लूट खोस बिल्कुल भी नहीं करना, लूटना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अब देवसारी, दांड या मान। अब देखो, अगर ये जो ऐसे वर्ड्स है ना, ये एक एक मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, कभी कभार दो दो मार्क्स में भी पूछ लिए जाते हैं कि देवसारी, दांड या मान क्या होता है। अब देवसारी, दांड या मान क्या है, यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले में एक छोटा सा शुल्क अदा करते हैं। अब देखिए, पहली बात तो क्या है, जितना उनका है वो उसमें संतुष्ट है। फिर भी इन केस ऑफ दैट कभी उनको जरूरत पड़ गई कि भाई नहीं पास वाले गांव में थोड़ी सी लकड़ियां ले लेते हैं या और किसी संसाधन की जरूरत है, तो बाकायदा उसका शुल्क पे कर करके आ रहे हैं, उसके लिए कुछ दे करके आ रहे हैं, ये लो थोड़ा बहुत। अब चाहे वो कुछ अनाज दे, गेहूं दे, और कुछ उनको जो चाहिए वो दे दे, थोड़ा बहुत उसके बदले में शुल्क अदा कर करके आ रहे हैं। और ये जो शुल्क पे कर रहे हैं, जो दे रहे हैं, इसी को क्या कहा गया, देवसारी, दांड या मान कहा गया। देखो कितना सिस्टम क्लियर है। पहली बात तो किसी प्रकार की लूटना उठना नहीं है, और फिर ले रहे हैं तो बाकायदा उसके लिए कुछ देकर के आ रहे हैं। चौकीदार, कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते हैं, जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है। तो अब क्या है कि कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत करने के लिए चौकीदारों को रख रखा है। अब इस चौकीदार को क्या दिया जाता था, तो भाई हर घर से क्या है, थोड़ा थोड़ा अनाज दे दिया जाता था, वही इसका वेतन हो जाता। भाई लो चौकीदार भैया, ये आप ले जाओ। कुछ कभी कभार कोई खाने पीने के कोई फल वल हो तो वो दे दिए जाते थे, तो इसका भी वेतन हो जाता था और ये जंगलों की हिफाजत कर लेता था। बड़ी सभा, हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है जहां एक परगने, गांव का समूह, मैंने पहले ही बता दिया आपको परगना का मतलब क्या है, गांवों का समूह, 3 गांव, 4 गांव, 5 गांव को मिलाकर के जो समूह बना दिया जाता है उसको कहा जाता है परगना। कि गांवों के मुखिया जुटते हैं और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अब एक बहुत बड़ी सभा, एक साल में हर वर्ष में क्या है, एक बड़ी सभा का आयोजन किया जाता है, जिनमें सभी परगनाओं के जो मुखिया होते हैं, गाँव के मुखिया होते हैं, वो मिलते हैं और अपने जंगलों से जुड़े हुए और बाकी जो है मुद्दे हैं उन पे बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी राजनीतिक जो व्यवस्था है इनकी वो देखने को मिल रही है, ठीक है। ये इनकी कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यवस्था आपको देखने को मिल रही है कि समय समय पर हम जो चल रहे हैं जिस हिसाब से वो क्या सही है, अपना मुखिया बना रखा, भाई ये हमारा मुखिया है, हमारा जो भी फैसले लेगा वो ये लेगा। तो ये कहीं ना कहीं लोगों की एक राजनीतिक व्यवस्था है, आदिवासी समुदायों के लोगों की जो जंगलों में रह रहे हैं उनकी एक राजनीतिक व्यवस्था में देखने को मिलती है। अब आते हैं लोगों का भय। ओके, 1905 जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, घुमंतु खेती को रोकने और शिकार व वन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे तो बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए। अब देखिए, शुरुआत जो है वो धीरे धीरे 1905 से ही हो जाती है। 1905 में सरकार ये नीति लेकर करके आती है कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी जंगल है उसका 2/3 हिस्सा, मतलब ये जंगल हो गया, इसका 2/3 हिस्सा, ठीक है, 2/3 हिस्सा हम लोग क्या करेंगे, आरक्षित करेंगे। और आरक्षित करने का मतलब क्या है, उसमें गांव के लोगों का जाना बिल्कुल पाबंदी हो जाएगी, वो बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे। तो 2/3 हिस्से को आरक्षित करना। घुमंतु खेती पर पाबंदी,
घुमंतु खेती नहीं कर पाओगे भाई, आज यहाँ खेती कर रहे हो फिर कल यहाँ से छोड़ करके दूसरे जंगल में चले गए, घुमंतु खेती नहीं कर पाओगे। उसके क्या क्या प्रभाव हुए, क्या क्या परेशानी अंग्रेजों को देखने पड़ रही थी, वो लास्ट लेक्चर में अपन ने देख लिया था। शिकार और वन्य उत्पादों के संग्रह पर उनको पाबंदी लगा दी कि भाई किसी प्रकार का शिकार विकार आप नहीं करोगे। इन सब जैसे प्रस्तावों पे जब लाया गया अंग्रेजों के द्वारा तो बस्तर के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए, बहुत ज्यादा उनको दुख हुआ कि भाई हमारे जो जंगल है वो छीन लिए जा रहे हैं, खेती का जो परंपरागत हम खेती कर रहे थे वो हमारे बंद करी जा रही है। वन ग्राम, अब वन ग्राम क्या होता है, ये भी 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछने वाला क्वेश्चन बन सकता है कि वन ग्राम क्या होता है। कुछ गांवों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त करेंगे और जंगल को आग से बचाए रखेंगे। अब देखिए, अब जिन वनों को आरक्षित करा, ठीक है, अब जिन वनों को आरक्षित करा, अब जहां आरक्षित कर लिया और ये कहा गया कि ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में है, इन पे अंग्रेजों का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि जितने भी लोग वहां पे रहते हैं, उन गांवों में, उन जंगलों में जितने भी लोग रहते हैं, वो सारे के सारे ये जंगल और ये गांव छोड़ करके भग जाए, सारे के सारे यहां से चले जाए, मतलब उनको विस्थापित कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, डन। पर यहां पर कुछ गांवों को बोला गया आप रह जाओ। अब कुछ गांवों को बोला गया आप रह जाओ, तो इनको क्यों रहने के लिए, इनके लिए कोई बहुत विशेष संबंध थे अंग्रेजों के, या अंग्रेजों के बिल्कुल खास आदमी थे, ऐसा था बिल्कुल भी। अंग्रेजों ने जो भी काम करा वो अपने मतलब के लिए करा, ठीक है। तो इनको इसलिए परमिशन दी गई कि भाई आप लोग क्या करोगे, पेड़ों की कटाई कर देना, पेड़ों की कटाई करने के बाद जो लकड़ी आए उसकी ढुलाई मतलब एक जगह से दूसरी जगह डाल देना, ठीक है। और ये जो भी काम आप करो ना वो मुफ्त में करना। मुफ्त में क्यों करना, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे रहने की परमिशन हम लोगों ने दी, इसलिए तुम मुफ्त में करना। और कभी भी जंगल में कोई आग लग जाए तो उससे बचाने का भी काम तुम्हारा है। तो वन ग्राम वो उन गांवों को बोला गया है जिनको उन आरक्षित जंगलों में रहने के लिए अनुमति अंग्रेजों ने दे दी थी। और क्यों दी गई, क्योंकि उनको पेड़ों की कटाई करवानी थी, ढुलाई का काम मुफ्त में करवाना था और जंगलों को आग से बचाना था। ओके, तो ये वन ग्राम हमारा। जमीन के बढ़े हुए लगान, देखिए अब ये काम हो रहा है, इससे पहले से काफी चीजों पे क्या है, लोगों का गुस्सा अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ता ही जा रहा था। जमीनों के बढ़े हुए लगान, सरकार बहुत ज्यादा लगान ले रही थी, टैक्स जो कर है सरकार बहुत ज्यादा ले रही थी। औपनिवेशिक अफसरों के हाथों बेगार और चीजों की निरंतर मांग से त्रस्त थे। बेगार का मतलब क्या होता है, जब आपको बिना पेमेंट या बिना सैलरी दिए हुए काम कराया जाए उसे कहा जाता है बेगार। मतलब आपसे सिर्फ और सिर्फ काम करवाया जा रहा है, उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं दिया जा रहा, वो बेगार है। तो ये जो औपनिवेशिक अफसर थे, जो ब्रिटिशर्स थे, जो उनके बड़े बड़े अधिकारी थे, तो उनके लिए कुछ भी काम करवा लेते थे, कभी ये काम कर दो वो काम कर दो, और उसके लिए कुछ भी पे नहीं करते थे। तो ये क्या है, बेकार है। और वो बहुत सी बार क्या है, काफी अलग अलग चीजों की मांग करते थे। तो इन चीजों से क्या परेशान हो चुके थे, यार तुम काम भी करवाते हो, पैसा भी नहीं देते, कभी ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो दुखी हो चुके थे यहाँ के लोग। भयानक अकाल, और अब ये अकाल आना, इन सब चीजों पर बिल्कुल क्या था कि जलती हुई आग में घी डालने वाला काम अकाल ने कर दिया। अकाल आए, 2 बार आए, 1899 से 1900 तक और फिर 1907 से 1908 तक। अकाल में भूखमरी की स्थिति, ये बहुत बुरी स्थिति हो जाती है और सरकार लगान पे लगान बढ़ाती जाती है, तो हालत बहुत खराब थे। तो लोगों में ऑलरेडी गुस्सा था, और जब सरकार आरक्षण की नीति लेकर के आएगी कि हमें जंगलों को आरक्षित करना है, तो और भी लोगों में गुस्सा फूट जाएगा। मुद्दों पर चर्चा, ठीक है। लोगों ने बाजारों में त्योहारों के मौके पर और जहां कहीं भी कई गांवों के मुखिया और पुजारी इकट्ठा होते थे, वहां पर क्या करते थे, मुद्दों पर चर्चा करते थे। अब यहां से देखिए आप, अब यहां से धीरे धीरे क्या हो रही है, विद्रोह की शुरुआत हो रही है। बात करना, रणनीति बनाना, स्ट्रेटेजी बनाना ही क्या है, विद्रोह की शुरुआत करना है। तो यहां से आप क्या, विद्रोह की शुरुआत हो जाएगी, धीरे धीरे यहां से विद्रोह की शुरुआत हो जाएगी। जो स्टार्टिंग कदम है, रणनीति तैयार हो रही है, आधार जो है विद्रोह का वो तैयार हो रहा है। कैसे हो रहा है कि लोग क्या है, जब बाजारों में मिलते थे ना, अरे यार देख सरकार वो नीति लेकर के आई, अपने जंगल छीन लेगी, हमारी घुमंतु खेती बंद कर देगी, ठीक है। कहीं कोई त्योहार का मौका है, कभी कोई बड़ी सभा आयोजित करी है, कहीं पे मुखिया पुजारी जो भी मिलते थे सब इसी मुद्दे पर बात करते थे। तो धीरे धीरे क्या, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे, भाई आज की तरह सोशल मीडिया तो था नहीं, एक पोस्ट डाल दी और ये लो भाई सब कल 1-2 हजार लोग इकट्ठा हो जाएंगे, नहीं। पहले तो भाई लोग जहां मिलते उन्हीं को बताना पड़ता था। कांगेर वनों के धुरवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे, क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यहीं लागू हुआ था। अब कांगेर वनों, ये जो मैप है ये आपकी एनसीईआरटी का मैप है, ओके। ये जो मैप है वो आपकी एनसीईआरटी का मैप, ये बस्तर की लोकेशन आप लोगों को दिखाई थी, ओके। और इसमें कांगेर जो है एक रेड पोर्शन में होगा, ओके, रेड पोर्शन में बुक में है कांगेर, तो वहां का आपको लोकेशन दिखाई। कांगेर के जो जंगल है वहां पर धुरवा समुदाय है। धुरवा क्या है, समुदाय का नाम है। उन लोगों ने सबसे पहले इस विद्रोह की शुरुआत करी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो वन आरक्षण की जो नीति है वो कहां लागू हुई, वो कांगेर में। अब इस पैराग्राफ से इन 3-4 लाइनों से हमारे 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि सबसे पहले वन आरक्षण की नीति कहां पे लागू हुई, तो बोलोगे कांगेर के वनों में,
ओके, और ये सबसे पहले विद्रोह की शुरुआत किसने करी? तो धुरवा समुदाय ने। ओके, तो दो सवाल हमारे यहां पर बन गए जो एक एक मार्क्स में एमसीक्यू में फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जा सकते हैं। अब नेता कौन था भाई? बिना नेतृत्व के तो कैसे लड़ाई लड़ोगे? नेतृत्व तो बहुत जरूरी, लीडरशिप तो बहुत जरूरी, तो नेता कौन था? हालांकि कोई एक व्यक्ति इनका नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग नेथानार गांव के गुंडाधुर को इस आंदोलन की एक अहम शख्सियत मानते हैं। देखो, वैसे तो कहा गया कि वह नेता कोई भी नहीं था, हम सब ही थे, हम सब ने मिलकर के ये क्या करा है, आंदोलन करा है। पर फिर भी एक तो कोई ना कोई शख्सियत इंपॉर्टेंट होती है, तो इन्होंने कहा कि नेथानार गांव का गुंडाधुर, ये क्या है, नाम है, ठीक है, गुंडाधुर इस आंदोलन की सबसे अहम शख्सियत था। तो अब देखिए कि ये जो आंदोलन हो रहा है, वन विद्रोह हो रहा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शख्सियत कौन है? गुंडाधुर है। ओके, और कौन से गांव का? नेथानार गांव का। ये भी सवाल बन सकता है। अब विद्रोह की शुरुआत हो जाती, ठीक है। अब हमने देख लिया नेता कौन है, हमारा नेता है गुंडाधुर जी, ठीक है। कौन से गांव के? नेथानार गांव के हैं, ठीक है। लोकेशन सब कुछ देख ली, किस प्रकार से मीटिंग हो रही, वो सब कुछ देख लिया। अब विद्रोह की शुरुआत होती है। 1910 में आम की टहनियां, मिट्टी के ठेले, मिर्च और तीर गांव-गांव चक्कर काटने लगे। अब देखिए क्या है, अब बेचारे आदिवासी समुदाय के लोग हैं, इनके पास कोई बहुत बेहतरीन बंदूकें तो है नहीं, ठीक है, बहुत बड़ी हथियार तो है नहीं, ठीक है। ये तो अपना जीवन उन जंगलों में व्यतीत करते तो बढ़िया खुश जीवन थे, ये तो अंग्रेजों ने आकर के बेचारों को बेफालतू परेशान कराया। तो इसलिए इनके पास तो क्या थे? आम की टहनियां थी, ठीक है, मिट्टी के ऐसे बना करके, और मिर्ची ले रखी थी, भाई डाल देंगे हम तो उनके ऊपर, और तीर थे, बाण और तीर ही उनकी तो सबसे बड़ी ताकत थी। इनसे लेकर के गाँव-गाँव में बांटने लगे कि हमें अंग्रेजों से क्या करनी है? बगावत करनी है। यह गांव में अंग्रेजों के खिलाफ एक बगावत का संदेश था कि अब हम अंग्रेजों के क्या हैं? खिलाफ हो चुके हैं। हर एक गांव ने इस बगावत के खर्चे में कुछ ना कुछ मदद करी, और सभी गांवों ने, ठीक है, ये जो बगावत थी इसमें कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी मदद करी है, चाहे किसी भी प्रकार से करी, सबने मदद करी। बाजार लूट लिए गए, अफसरों और व्यापारियों के घर, स्कूल और पुलिस थानों को लूटा व जलाया गया तथा अनाज का पूर्ण वितरण किया गया। अब क्या करा गया? बाजारों को लूट लिया गया। ओके, जितने बाजार थे उन सबको लूट लिया गया। अब आप ये सोच रहे हो कि सर इन बाजारों में तो हमारे ही लोग बैठे हैं, भारतीय ही बैठे हुए, तो अब इन बाजारों को क्यों लूट रहे हैं ये लोग? तो देखो भाई, बात ऐसी है भाई, ये लोग, पहली बात तो क्या है, आदिवासी समुदाय जंगलों में रहता है। ये जो मुख्य धारा थी भारतीय समाज की, उससे कहीं ना कहीं वो बाहर था। अब जब इनके जो जंगलों के साथ इनका जंगलों को खत्म किया जा रहा है, इनके जीवन को पूरा खत्म किया जा रहा है, तो भाई ये कोई भी व्यापारी कोई कुछ आवाज ही नहीं उठा रहा है। तो फिर सोचते जब ये हमारे लिए ही नहीं लड़ते तो ये भी हमारे दुश्मन है। और जैसा हम आगे पढ़ेंगे कि ये सब किसी ना किसी प्रकार से ब्रिटिश शासन से जुड़े हुए थे, उनकी जो तार है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन से जुड़े हुए थे। तो बाजार लूट लिए गए, अफसरों और व्यापारियों के घरों को भी लूटा गया, स्कूल, पुलिस थाने सबको लूटा गया, जलाया गया, और जहां से जितना भी राशन मिला, जितना भी अनाज उनको मिला, उसको क्या कर दिया गया? पूर्ण वितरण कर दिया गया, वापस से बांट दिया गया। किसमें? इन्हीं गांव के लोगों में बांट दिया गया कि ये आप सबके लिए। जिन पर हमले हुए, देखिए, जिन पर भी हमले हुए, बाजारों में, अफसरों पे, व्यापारियों पे, स्कूलों पे, पुलिस पे, जिन पर भी हमले हुए, उनमें से ज्यादातर लोग औपनिवेशिक राज्य और इसके दमनकारी कानूनों से किसी ना किसी तरह जुड़े थे। तो ये लोग किसी ना किसी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किससे? औपनिवेशिक राज्य से और उसके कानूनों से जुड़े हुए थे। इन लोगों का कहीं ना कहीं हाथ था। विलियम वार्ड, यह है विलियम वार्ड, इन्होंने क्या कहा वो सुनिएगा। पुलिस वालों, व्यापारियों, जंगल के अर्दलियों, स्कूल मास्टरों और प्रवासियों का हुजूम चारों तरफ से जगदलपुर में चला आ रहा था। अब विलियम वार्ड ये बात कहते हैं कि यह विद्रोह इतना बढ़ चुका था कि भाई जो पुलिस वाले हैं वो भी, व्यापारी जो हैं, जंगल के अर्दली जो पियोन होते हैं, जो जंगल के लिए हमने देखा वन पालक, वन रक्षक रखती है सरकार, वो है, स्कूल के मास्टर है, प्रवासी, सबके सब क्या है, कहां आ रहे हैं? जगदलपुर में आ रहे हैं। जगदलपुर एक सेफ जोन था, वहां पर ये सबके सब पहुंच रहे हैं। ये विलियम वार्ड कह रहे हैं, एक खुद ब्रिटिश शासन के अधिकारी कह रहा है, इसका मतलब स्थिति बहुत खतरनाक हो चुकी थी, विद्रोह कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति तक पहुंच चुका था। अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे। तो देखो, अभी तक हमने क्या है, बस्तर की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति जानी, फिर किस प्रकार से जो विद्रोह की शुरुआत है वो ही है। अब इसका जो चौथा और फोर्थ, हमारा लास्ट जो इसका पॉइंट हम पहलू देखने को जा रहे हैं वो ये है कि किस प्रकार से इस विद्रोह को दबाने के या कुचलने के जो प्रयास है वो ब्रिटिश सरकार ने किस प्रकार से करे। क्योंकि देखो, विद्रोह हो रहा है, अब सरकार भी इसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करेगी। तो विद्रोह किस प्रकार से हुआ, कौन उसका लीडर है और कैसे उसकी शुरुआत होती है, वो हम लोगों ने देख ली। अब इसको दबाने के लिए, इसको कुचलने के लिए सरकार क्या करती है, हम लोगों को वो देखना है। तो अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए क्या कर दिया? अपने सैनिकों को भेज दिया। आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज फौज ने उनके तंबू को घेर कर उन पर गोलियां चला दी। आदिवासी नेता कह रहे थे हम तो बातचीत करने को तैयार हैं, हम बैठ करके बातचीत करते हैं, और पर जो ये अंग्रेज सरकार है, जो
दमनकारी सरकार है जो आदिवासियों पर दमन कर रही थी, शोषण कर रही थी, उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। और जितने भी उनके जो तंबू थे जिनमें वो रहते थे, तंबू आपने देखा होगा इस प्रकार से एक टेंट शेप में वो घर बना करके रहते हैं, उनको घेर लिया और उन सब लोगों पे क्या कर दिया, गोलियां चला दी। इसके बाद बगावत में शरीक लोगों पर कोड़े बरसाते और उन्हें सजा देते, सैनिक गांव गांव घूमने लगे और फिर जो जो उन बगावतों में थे उन सबको ढूंढा जाता, उनको पे कोड़े बरसाए जाते। ठीक है, गांव गांव जा जाकर के उनको ढूंढते, सैनिक पकड़ के लाते, उन पे कोड़े बरसाते। ज्यादातर गांव खाली हो गए क्योंकि लोग भागकर जंगलों में चले गए थे। अंग्रेजों को फिर से नियंत्रण पाने में 3 महीने फरवरी मई लग गए। तो ज्यादातर जो गांव है वो क्या हो गए, खाली हो गए। क्यों खाली हो गए, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या है, जंगलों में जाकर के भग गए, जंगलों में भग गए या जहां जहां उनको सेफ जगह लगी वो भग जाते हैं और फिर से सरकार को नियंत्रण पाने में 3 महीने लग जाते हैं। फिर भी वे गुंडाधुर को कभी नहीं पकड़ पाए। गुंडाधुर कौन है, गुंडाधुर जी जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो नेता हैं, उसको कभी भी वो ये लोग नहीं पकड़ पाए। विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत यह रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और आरक्षित क्षेत्र को भी 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया गया। तो अब यहां पर यह देखिएगा कि विद्रोहियों की सफलता डाल करके आप क्या है, एक और हेडिंग बना सकते हैं कि विद्रोहियों की सफलता। विद्रोही की सफलता क्या रही कि एक तो कुछ समय के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है, वन आरक्षण की व्यवस्था, उसको स्थगित कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया कि भाई आगे देखेंगे, अभी नहीं कर रहे। और फिर जब करेगी तो उसमें जो 1910 से पहले जो पॉलिसी लेकर के आए 2/3 हम वनों को आरक्षित करेंगे, उसका भी आधा उसको कर दिया गया। बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी यही खत्म नहीं होती। अब जो बस्तर के जंगल है, वहां के लोगों की कहानी यही खत्म नहीं होती, अभी तो कहानी आगे भी है। आजादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित रखने की नीति कायम रही। ठीक है, और आजादी के बाद भी क्या है कि जंगलों को सरकार ने आरक्षित रखने के लिए काम रखा है कि हम औद्योगिक उपयोगों में हम जंगलों के और भी काफी प्रयोग करेंगे, इसलिए हम कुछ जंगलों को क्या है, आरक्षित रखेंगे। पर जब समय के साथ जब जो पर्यावरणविद हैं, जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो इन्वायरमेंट के बारे में सोचते हैं, जो समाज सुधारक हैं, पर्यावरण के बारे में काम कर रहे हैं, उन्होंने थोड़ी सी आवाज़ उठाई और उन्होंने ये कहा कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सरकार ने थोड़ा सा लिबरल, अब भारत की जो सरकार है वो लोकतंत्र वाली सरकार है, वो सुनती है, तो उन्होंने सुना। और पर फिर भी आज भी काफ़ी हद तक सरकार जंगलों पे कंट्रोल रखती है। और वैसे देखिए 33% जंगल राष्ट्रीय वन नीति के तहत होने चाहिए। 1951 में राष्ट्रीय वन नीति आई, उसके तहत यह था कि 33% जंगल भारत में होने चाहिए, परंतु अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 24.56% है। तो पहली बात तो जंगलों की संख्या पहले ही कम है। ठीक है, अगर हम उनको और काटेंगे और खत्म करेंगे तो फिर देखिए जीवन आगे से आगे खतरे पर ही है। और हम देख ही चुके हैं, हमारे सामने कोरोना जैसी स्थितियां थी, लोग सांसों के लिए तड़प गए, एक एक सांस के लिए लोग तड़पे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जो आज हमारा लेक्चर है वो यहीं कंप्लीट होता है। अब आगे का जो लेक्चर है, लास्ट लेक्चर होगा, वो उसमें इंडोनेशिया के बारे में पढ़ेंगे। वहां पे किस प्रकार से जो डच शासनकारी है उन्होंने किस प्रकार से शोषण करा है और किस प्रकार से वन विद्रोह होता है, वो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और इस लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।